हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न विद्यालय। मेरा नाम है आमिर, आप सभी और फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न विद्यालय में। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा थर्मल फेनोमेना चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने सॉलिड का पूरा एक्सपेंशन कवर कर लिया, लिक्विड एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंशन। देन इसके जो ठीक प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन क्या होता है और थर्मल कंडक्शन क्या होता है। ये जो लेक्चर है ये उसी लेक्चर से रिलेटेड है, तो पहले आप उस लेक्चर को देख ले, उसको समझ ले, देन इसमें कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन एक्चुअली एक मेथड है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट के थ्रू एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो, इस तरीके से जब ट्रांसफर होता है एनर्जी आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्योंकि हमारा चैप्टर थर्मल फेनोमेना है, तो यहाँ पर हम थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी तो उनमें आपस में कौन सा एनर्जी ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी हमारा ट्रांसफर होगा। और जब हीट एनर्जी में ट्रांसफर होता है तो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जिसके पास ज़्यादा हीट होगा वो उस बॉडी को देगा जिसके पास कम हीट होगा। और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का दोनों हमारा इक्विलिब्रियम में ना जाए, यानी कि दोनों बॉडी में हमारा टेम्परेचर सेम लेवल तक ना आ जाए। ठीक है, ये हमारा था कंडक्शन। तो कंडक्शन सिर्फ एक मेथड है एनर्जी ट्रांसफर करने का जब दो बॉडी आपस कांटेक्ट में। थर्मल कंडक्शन क्या है? थर्मल कंडक्शन हमारा बस ये फ़र्क यही है कि भाई इसमें हमारा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। मैंने कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन दोनों के बीच में जो बेसिकली जो डिफरेंस होता है उसको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। जब हम आगे आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा आज का चैप्टर है, और एक छोटा सा डेरिवेशन आप इसके रिलेटेड आपके सिलेबस में वो हम देख लेते हैं ना। तो पहले समझते हैं कंडक्टिविटी होता क्या है। हमने पढ़ा कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या एक मेथड है हमारा। तो उसी तरीके से कंडक्टिविटी ठीक ये है कि भाई कोई बॉडी कितना हीट ट्रांसफ़र कर पाता है, मतलब उसकी क्या एबिलिटी है। जैसे आप कोई काम को करने के एबल तो हो, आप कोई एक काम कर सकते हो, बट आपकी एबिलिटी क्या है, आप उस काम को किस हद तक कर सकते हो। तो जब दो बॉडी आपस में मिलेंगे, एक बॉडी के पास हीट ज़्यादा, एक बॉडी के पास हीट कम है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों में कंडक्टिविटी तो कंडक्शन तो होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, बट किस हद तक होगा, वो किस स्पीड से करेंगे, किस रेट से करेंगे, आखिर उनका स्पीड क्या होगा, है ना, उनका स्पीड क्या होगा इस कंडक्शन के अमल को करने के लिए। तो वो जो रेट होता है, रेट ऑफ कंडक्शन, वही हमें कंडक्टिविटी बताता है। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ना, कंडक्टिविटी समझ में आया। कंडक्टिविटी का डिफिनेशन आप बोर्ड पे स्क्रीन पे देख सकते हो अभी। तो कंडक्टिविटी सिंपली हम ये बताता है कि कोई बॉडी कंडक्शन कर रही है तो किस स्पीड से कर रही है, यानी कि किस रेट से कर रही है। अब चूंकि यहाँ हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हम देखेंगे जब दो बॉडी आपस में मिलेगा तो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किस रेट से हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। देन अब थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा डेरिवेशन इसमें देखते हैं, इसमें हमने लिया है क्यूब लिया है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं, कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड एक्स। साइड एक्स है हमारा, इसके जो साइड है आपका, साइड का लेंथ हमने क्या मान लिया है, x। एंड एरिया ऑफ ईच फेस, और जो हर एक फेस है क्यूब में, देखो हमारा टोटल 6 फेसेस है क्यूब में। इसको अच्छे से देखो, एक ये ऊपर वाला फेस हो गया, ठीक, उसके अपोजिट साइड नीचे में 2 फेस हुए, एक इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड आपका 2 फेस हुआ, ये टोटल 4। एक ये फ्रंट में दिख रहा है, उसको बैक हुआ, टोटल 6 है ना, विजिबल एक टोटल 6 फेस होता है। चूँकि क्यूब है तो क्यूब का हमारा सारों फेस जो 6 फेस होता है इक्वल होता है साइज में हमारा, इसलिए उसका एरिया हमने क्या मान लिया, हर एक फेस का एरिया मान लिया है ए, यानी कि सभी का एरिया हमारा ए है। टोटल एरिया निकालने जाएंगे तो जोड़ देंगे 6 से आ जाएगा। खैर वो हमें नहीं निकालना है अभी। देन हमने माना द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर θ1 एंड θ2। देखो अपोजिट फेसेस, एक फेस ये हमने θ1 मान लिया, एक फेस का टेम्परेचर हमने θ1 मान लिया इस तरफ वाले का, लेफ्ट साइड का। देन राइट वाले का हमने मान लिया θ2। देन उसके बाद क्या माना, वेयर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, जहाँ पर हमारा θ1 θ2 से बड़ा है। क्यों ये कंडीशन हमने रखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ कंडक्टिविटी देखना है, कंडक्शन किस रेट से हो रहा है। तो कंडक्शन होगा कब, हीट एनर्जी का ट्रांसफर कब होगा, जब किसी एक बॉडी के पास ज़्यादा हीट होगा और किसी एक के पास कम होगा, तभी तो हीट हमारा ये होगा आपका ट्रांसफर होगा ना। तो यहाँ पे दो बॉडी नहीं, एक ही बॉडी के अंदर में ट्रांसफर, एक ही बॉडी के 2 फेस है हमारे, देखो एक ये फेस एक ये फेस है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका मतलब कि θ1 में जो टेम्परेचर, θ1 θ2 किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है। अभी तक हमने टेम्परेचर के जो नोटेशन जो सिंबल यूज़ किया था वो टी कर रहे थे, अभी यहाँ से हम थीटा कर रहे हैं। इस सिंबल का नाम थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेगा। ठीक है, 0 को ऐसे थोड़ा ऊपर कर देते, थीटा ये समझ में आया। देन आदत डाल लीजिए, ऐसा नोटेशन मिलते रहेंगे अभी आपको। तो θ1 टेम्परेचर ज़्यादा है, θ2 का टेम्परेचर हमारा कम है। तो अब बताइए कि हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, है ना। ऐसा तो मैंने एरो दे रखा है, हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, बोलिए कंडक्शन से।
राइट सा बात है, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 1 जो फेस है, इस फेस का हमारा टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और थीटा 2 जो फेस, उस फेस का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जो टेम्परेचर फ्लो किधर से होगा, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फेस हमारा हॉट है, ये फेस हमारा कोल्ड है। बुक में इस तरीके से भी लिखा है। तो हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ हमारा हीट का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों फेसेस में हीट आपका बैलेंस में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए पूरा का पूरा सिस्टम। देन हीट गेट्स कंडक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ द टेम्परेचर। एक मिनट, अच्छा थोड़ा सही करते हैं इसको। यहाँ पर दिया होगा फॉल ऑफ द टेम्परेचर, किधर जाएगा, मैंने फॉल की तरफ, जिस तरफ टेम्परेचर कम हो उसकी तरफ वो जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है मेरा, है ना, आप उसको लिख लेना। यहाँ पे इसके बाद एक सेंटेंस लिख लेना, लेट द हीट फ्लो बी क्यू। हीट का जो फ्लो होगा पूरा, उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, उसको हम क्यू से दिखाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर क्यू। क्यू क्या है हमारे यहाँ पर, क्यू हमारा है हीट फ्लो। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखो, लेट द, एंड करके लिखो यहाँ से, एंड लेट द हीट फ्लो बी क्यू। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्यू किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, हीट फ्लो को। जो हीट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा हीट आपका किसको डिनोट कर रहा है, क्यू को। देन ये जो हमारे पास डाटा हमने ये लिख रखा है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटली डाटा है। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है कि आखिर ये जो है, जितने भी हमारे डाटा है, इसका ये ऐसा ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका जो प्रूफ है वो आपको 11th क्लास में मिलेगा। अगर आप साइंस लेते हैं 10 के बाद, तो 11th क्लास में आपको बढ़िया से पढ़ने मिलेगा। वहाँ पे ये चैप्टर आपको वापस मिलेगा थर्मल एक्सपेंशन के नाम से, है ना, वहाँ पे मिलेगा। बस आपको यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है, इस डाटा को अपने आप को याद करना और कुछ नहीं करना है। एकदम सिंपल ख़त्म है कहानी, यहाँ पर कुछ नहीं। जैसा हमने करता है सलिनर वाले एक्सपेंशन में, सुपरफिशियल में, क्यूबिकल एक्सपेंशन में से एक्सपेरिमेंटल डाटा, उस डाटा को आपको याद रखना है। ये डाटा क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, इसका जो मेन रीज़न होता है, ये रीज़न आपको हायर क्लास में पता चलेगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ए हमारे यहाँ पर क्या मान रखा है हमने, एरिया। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। Q क्या बता रहा है, हीट फ्लो, यानी कि हीट जो फ्लो है, हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हीट जो फ्लो होगा इस बॉडी में, यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो हो रहा है ना, टेम्परेचर ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ से यहाँ तक हीट का फ्लो हो रहा है। तो जो हीट का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फेस का एरिया का, यानी कि फेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा हीट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। फेस का एरिया हम कम कर देंगे तो हीट का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? आगे देखते, आगे क्या है हमारा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसको बता रहा है, चेंज इन हीट को। किसको बता रहे हैं, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट क्या फाइन, ये हमारा ज़्यादा था ये कम था, हम इसको हटाया, चेंज इन हीट मिला। यानी कि सॉरी, चेंज इन हीट नहीं, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज को दिखा रहा है, थीटा 1 थीटा 2 हमने टेम्परेचर मान रखा है, तो टेम्परेचर का चेंज को दिखा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा हीट का फ्लो होगा। जाहिर सा होता है, ये वाला फेस जितना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा ये इसका टेम्परेचर होगा, इस फेस का जितना ज़्यादा ये गर्म होगा, उतना ही ज़्यादा हीट उस तरफ फ्लो करेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही है कि ओवरऑल जितना ज़्यादा चेंज होगा हमारा, वही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट फ्लो का। जैसा कि हमारा बाकी सारे सॉलिड के एक्सपेंशन में था कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेंथ उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, उतने ज़्यादा सरफेस एरिया में बढ़ता है, उतने ही ज़्यादा हमारा वॉल्यूम भी एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, हीट का फ्लो हमारे यहाँ से यहाँ तक उतना ही ज़्यादा होगा। देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टाइम हमने कहीं पे इस फ्रेम में टाइम माना है, टाइम 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 टी ढूंढो, नहीं टी भी नहीं माना। चलो ये थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, है ना। ये दो नोटेशन हमने वहाँ लिखे नहीं, बाकी सारा हमने भूमिका ठीक बांधा है। एक जो लाइन हमने यहाँ लिखा था, एंड द लेट द हीट फ्लो बी क्यू, वहाँ पे और मेंशन कर देना, एंड द टाइम बी टी, एंड टाइम टेकन टू फ्लो हीट फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस एस टी। अब टाइम कुछ तो लगेगा ना, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो होके आ रहा है तो कुछ तो वो टाइम लेगा, तो उस टाइम को ही हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, टी। ठीक है, उस टाइम को टी मान रखा है। तो हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पे स्मॉल टी टाइम है, टेम्परेचर नहीं है। यानी कि जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही, मैंने टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा हीट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, ऐसे रिलेट ना। इधर वाले को हम लोग इसे रिलेट करते हैं, टाइम जितना ज़्यादा होगा हीट हमारा उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। अब कुछ टाइम के लिए इसको रखो तो कम टाइम में कम हीट फ्लो हो पाएगा, है कि नहीं। देन ये एक्स हमारा क्या है, ये डिस्टेंस बता रहा है भाई, फेस के पूरा फेस का लेंथ है हमारा। तो लेंथ क्या है, थीटा 1 को थीटा 2 जाने के लिए ये एक्स डिस्टेंस तय करना पड़ेगा ना। थीटा 1 में जो टेम्परेचर है, यहाँ से हीट फ्लो शुरू हुआ तो यहाँ से वहाँ जाने में इसको ये डिस्टेंस तय करना होगा ना। डिस्टेंस तय करेगा तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा क्यू है यानी कि हीट फ्लो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। क्या है भाई, क्यू हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के।
इसका मतलब क्या समझ में कि डिस्टेंस हम जितना कम रखेंगे हीट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस हम जितना ज़्यादा रखेंगे हीट का फ्लो उतना कम होगा। दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस जितना कम रहेगा हमारा हीट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, और डिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतना ही ये ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम फ्लो करेगा। ये हमारा एक बॉडी के बाद दो बॉडी अगर हम लेते हैं, यहाँ एक और बॉडी बना देते हैं, तो दोनों बॉडी के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा हीट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, और दोनों बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही हीट कम फ्लो होगा। इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। ये 4 डाटा हमारे पास में, टोटल कितने यहाँ रहे हमारे यहाँ पास, देखो टोटल हमारे पास यहाँ 4 है, 1 2 3, ऐसे आपको नंबरिंग नहीं करना है, मैं बस ऐसे ही कर देता हूँ इसको। टोटल 4 डाटा हमारे पास है हीट से रिलेटेड, कि हीट हमारा किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब ये ऐसा ही क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो उसको बात नहीं करेंगे। देन बाय जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन क्या होगा, ये राइट लेफ्ट साइड वाला सारा क्यू आएगा, राइट साइड वाला हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू में टी आ गया, और ये हमारा 1/x ऐसे आ गया। देन अब वेरिएशन का साइन है तो हम क्या करेंगे, वेरिएशन के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट देंगे, सीधा बात है कि नहीं, देंगे कि नहीं देंगे बताओ, देना है ना, देना है, बिल्कुल देना है। तो हमने उसको हटाया, q इक्वल टू देखो यहाँ पर k हमारा आया, तो ये जो k आया, ये k क्या हुआ, ये k हमने दिया एज अ वेरिएशन कांस्टेंट, देख लो अच्छे से। अब इस k को क्या बोलते हैं, क्या है नहीं है, ये सारा डिटेल मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ और बोल भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाऊंगा। तो k हमने यहाँ पर दिया, वो वेरिएशन का साइन हटा के कांस्टेंट दिया, तो ये क्या है, k हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या बताता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, सेम एज के हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि ये क्या बताएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी के जो कंडक्शन हो रहा है वो किस रेट से, यही बताएगा। वहाँ पे क्या बता रहा था, अल्फा क्या बता रहा था कि लीनियर एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है, बेटा क्या बता रहा था कि लीनियर एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है, गामा क्या बता रहा था कि आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा था। सारे चीज़ें अल्फा बीटा क्या बता रहा, तो भाई रेट माने सीधे सिंपल स्पीड, कितना स्पीड से वो लीनियर एक्सपेंड कर रहा है, कितना स्पीड से सरफेसियल एक्सपेंड कर रहा है, कितना स्पीड से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंड कर रहा है। उस तीनों के लिए हमने अलग अलग एक कांस्टेंट ले रखा था, सबको अलग अलग नाम दिया। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में हमने के को लिया है, तो के का हमारा क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ तक कहानी क्लियर होगा पूरा, इसको मिटाते हैं। देन हम यहाँ से के का निकालते हैं, के क्या आएगा वो देखते हैं कि के इक्वल टू कितना आता है। देन के को डिफाइन करते हैं, है ना। चलिए वो रेट बताएगा कैसे है, तो यहीं से बताएगा हमें, मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे है कि नहीं लिया अभी तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे, ज़्यादा नहीं, ऊपर वाला पार्ट मिटाते हैं। और बाकी इन डिटेल नोट्स के लिए जितने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स उनको नोट्स चाहिए उर्दू में सारा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं आगे थोड़ा सा। इसमें यहाँ से इसको थोड़ा निकालिए, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे के ए इंटू में हमारे पास है θ1 माइनस θ2 इंटू में टी इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। के निकालिए, के इक्वल टू क्यू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू में θ1 माइनस θ2। ये तो हमें चेंज इन ये बता रहा है आपका टेम्परेचर, ए का एरिया है, एक्स हमारा क्या डिस्टेंस है। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, एरिया का जो वैल्यू है उसको 1 पुट कर देंगे, और एक्स जो हमारा डिस्टेंस है उसको भी हम 1 पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, जब भी इस तरह, जब भी कोई भी कोएफिशिएंट है या जिस तरह जो भी कांस्टेंट हम अपने तरफ से देते हैं उसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल उसको हम लोग 1 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, मान लेते हैं भाई, अच्छा उस डब्बे को भी मिटा देते हैं ना, इस क्यूब को भी हटा देते हैं, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। सो के बराबर क्यू होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के हमारे सॉरी कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, हीट फ्लो को बता रहा है, हीट फ्लो के बराबर होगा कब, व्हेन, जब हमारा ये सारा कंडीशन होगा, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मैंने सारा यूनिट में ले लेंगे हम, टाइम हमारा 1 सेकेंड होना चाहिए भाई, एरिया हमारा 1 यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर स्क्वायर रख लो जैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल। एक्स हमारा लेंथ था, मान लो 1 मीटर, दोनों के बीच का जो सरफेस था दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए,
और क्या बचा, टेम्परेचर। हाँ, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होना चाहिए θ1 माइनस θ2, ये हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर ये पूरा कंडीशन हमारा वेरीफाई होगा, ये पूरा कंडीशन हमारा अगर आता है, देन हम बोलेंगे कि भाई K इक्वल टू Q, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट फ्लो। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी सॉलिड में थर्मल कंडक्टिविटी 1 सेकेंड में बहने वाले हीट फ्लो के बराबर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड में 1 सेकेंड में बहने वाली हीट के बराबर, 1 सेकेंड में जितना हीट बहेगा वही हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होगा। कब? जब टाइम हमारा 1 सेकेंड हो और जो फेस का एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर हो, एंड देन डिस्टेंस दोनों फेस के बीच में, दोनों फेस का बीच का डिस्टेंस या दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, और टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी कि सिर्फ 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मान लो ओरिजिनली, थोड़ा और समझते, मान लो ओरिजिनली बॉडी का टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने इसको बढ़ा के 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। देन 26 माइनस 25 कितना आएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ सिंपली हमने क्या देखा कि 25 से हमने बढ़ाकर टेम्परेचर को क्या किया है, 26 किया है। देन इट मीन्स क्लियर है कि किसी 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी सॉलिड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 सेकेंड में जो हीट का अमाउंट फ्लो होता है उसी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, बशर्त के आपका कंडीशन है कि दोनों फेस का बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए और एरिया हमारा 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। क्लियर है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ से यही पूरा हमारा डिफिनेशन है, बाकी सेंटेंस वाइज डिफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरा डिफिनेशन का फील हुआ कि जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 सेकेंड में जो हीट का फ्लो होता है उसी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ये K बोलते हैं। उसी को थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हम लोग K बोलेंगे व्हेन द कंडीशन क्या वेरीफाई होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस दोनों फेस के बीच में 1 मीटर का हो और ये हमारा 1 स्क्वायर मीटर का हो। समझ में आया बात? तो यहाँ तक था हमारा पूरा कहानी थर्मल कंडक्टिविटी का। तो देखो थ्योरेटिकली जो हमारा चैप्टर है थर्मल फिनोमेना वो आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे इसमें मुझे मिलते हैं तो वो मैं आपको करा दूंगा, बट एक जो सिलेबस जो पूरा दिया आपको पढ़ने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा कवर हो जाता है। अच्छा 1 मिनट जाते हैं तो थोड़ा सा बात सुन ही लेते हैं ना। एक हमारे इसमें एक्सपेरिमेंट दिया है, रुकिए देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। नाम लॉरेंज हाउस एक्सपेरिमेंट, इसी तरीके से यहाँ पे नहीं दिया इसने। लॉरेंज हाउस एक्सपेरिमेंट करके, जो कि वो एक्सपेरिमेंट बस हमें ये बताता है कि अलग अलग बॉडी में थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग तरीके से होता है, मतलब उनके रेट अलग है ना। हर जैसे आयरन रॉड आप लेते हैं तो आयरन रॉड ले लीजिए, ब्रास का रॉड लीजिए, कॉपर का रॉड लीजिए, जिंक का रॉड लीजिए, 4 आपने डिफरेंट मटेरियल का रॉड ले लिया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि चारों रॉड में थर्मल कंडक्टिविटी सेम रेट ना, कंडक्शन का जो प्रोसेस है सेम रेट से हो। तो बस इस चीज़ को प्रूफ किया है लॉरेंज हाउस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया, एक टब लिया, उस टब में गर्म पानी रखा है, देन इस 4 रॉड को लिया, एक आयरन, एक ब्रास, एक कॉपर, एक जिंक, चारों में मोम वैक्स होता है ना, मोम को अच्छे से रैप कर दिया, लपेट दिया उसमें। देन उस चारों को जो टब में पानी था उसमें अच्छा से होल करके इसको फिक्स कर दिया, देन छोड़ दिया गया। तो पानी तो चूँकि हीट है तो हायर हीट वहाँ पानी भरा, और यहाँ जो हमारा रॉड रखा है चारों, ये चारों को नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि ठंडा है पानी के मुकाबले में, तो पानी से हीट फ्लो होकर हमारा रॉड की तरफ आएगा साथ भी। तो देखा जाता है कि जो चारों रॉड को सिंपल अमाउंट में हीट मिल रहा है, बट जो मोमबत्ती है वो चारों में अलग अलग रेट से पिघलती है। पिघलने का रेट यानी कि पिघलने का स्पीड मोमबत्ती का अलग अलग है। इससे ये पता चलता है कि थर्मल जो कंडक्टिविटी है ये हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल जैसा होगा है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्रेशन हमारा देख लो, Q, X, A, थीटा, टेम्परेचर है, टाइम, एरिया है, डिस्टेंस, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको सिर्फ फर्क पड़ता है मेटल्स। जैसा कि हमारा अल्फा बीटा गामा मेटल पर डिपेंड करता है, ठीक उस तरीके से जो K हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मेटेरियल पर डिपेंड। मेटेरियल चेंज करेंगे तो K का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है ना, नहीं पूछते एग्जाम में ऐसे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हुआ अभी यहाँ कंप्लीट थ्योरेटिकली, देन इसका न्यूमेरिकली कुछ अगर होगा तो उस पर हम बातचीत करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।